नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल VID करियर में। और फिलहाल हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 10 स्वतंत्रता के बाद, कक्षा 8 का हमारे अतीत की जो पुस्तक है उस हमारे अतीत की पुस्तक में से ये चैप्टर हम अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं और ये लगभग अंतिम चरण में है। और जैसा कि आपको पता ही है कि रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड वगैरह की वैकेंसी आई हुई है, उनके एग्ज़ाम यथासंभव तिथि पर शायद हो भी जाएंगे। तो उसी क्रम में मैं अपने जीके के पोर्शन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये वीडियोस लगातार अपलोड कर रहा हूँ। हालांकि पिछले कुछ दिनों में परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि नेट वगैरह की बंदी के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन आज इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं अपलोड करने के लिए वीडियो बना भी रहा हूँ और आपके साथ इसको साझा भी किया जाएगा। तो ये जो 10वां चैप्टर है स्वतंत्रता के बाद एक नया और खंडित राष्ट्र, इसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से 1947 में आज़ादी के बाद भारत एक नया राष्ट्र बना, जिसमें पाकिस्तान एक नया देश पैदा हुआ। और उसके बाद लगभग 34.5 करोड़ जो आबादी है वो भारत की आबादी उस वक्त थी, यानी पाकिस्तान की रूपरेखा ज़रूर बना ली गई लेकिन उसका कोई ऐसा अस्तित्व खास तौर पर था नहीं। और उसके बाद नए संविधान की रचना की गई, जिसमें दिसंबर 1946 से 46 से लेकर के नवंबर 1949 तक लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तब जाकर के हमारा संविधान तैयार हुआ, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई और 21 साल उसके लिए मताधिकार की उम्र रखी गई। हालांकि बाद में इस उम्र को घटा करके केवल 18 वर्ष कर दिया गया था। और अंत में हम जिस जगह पर हमने अपना वीडियो समाप्त किया था उसमें हमने ये देखा था कि आगे किस प्रकार से भारत में राज्यों का गठन किया गया, यानी जो खंडित राष्ट्र हमारे सामने उस समय पनपा या पाकिस्तान के विभाजन के साथ जो भारत एक नया राष्ट्र बना, उस नए राष्ट्र में राज्यों का गठन आखिरकार कैसे किया गया। क्योंकि उस समय भारत 3 भागों में विभक्त था। एक चीफ कमिश्नर एरियाज, दूसरे ब्रिटिश समिति या एक तरह से मान लीजिए विधान परिषद के द्वारा, और तीसरा जो था वो स्वतंत्र देशी रियासतें। भाषा से संबंधित राज्यों के बारे में कहा गया कि किस प्रकार भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना अलग प्रांत होगा। यानी उन्होंने उस वक्त ये कह दिया था कि भाषा के आधार पर नए राज्यों की स्थापना की जाएगी। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। एक तरफ पाकिस्तान, जहाँ मुस्लिम धर्मों के बारे में सोचा जा रहा था कि मुस्लिम व्यक्ति केवल पाकिस्तान में पाए जाएंगे और हिंदू धर्म को अपनाने वाले बहुतायत में हिंदुस्तान में पाए जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि 2 राष्ट्रों को मिल रही थी, जिसमें एक पाकिस्तान और दूसरा भारत था। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुए भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे झेल सकता था। यानी जहाँ भारत और पाकिस्तान धर्म के नाम पर जो 2 नए देश बने उसमें पहले से ही 10 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे में अगर भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाता, भाषा के आधार पर अगर नए राज्यों का गठन किया जाता, तो क्या गारंटी थी कि भारत में इस तरह के कत्लेआम और नहीं होते या इस तरह की हिंसा और ज़्यादा नहीं भड़कती। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था, उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए। वरना जैसा कि पटेल ने कहा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना यह था कि अगर इन उपद्रवकारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना है तो हमें भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से बचना होगा। अन्यथा जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के विभाजन के साथ ही कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, ठीक वैसी ही परिस्थितियां अगर भाषाई आधार पर राज्य बनाए गए तो पैदा होंगी। तो पटेल ने क्या कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी ज़रूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। यानी जो टुकड़ों में बटा हुआ राज्य है या भारत है उसको एक राष्ट्र के रूप में संजोया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ आगे आनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज़ को खारिज कर दिया जाना चाहिए, जैसे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में समर्थन नहीं दिया जा सकता। यानी उनका कहना यह था कि भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता।
ये सर्वथा अनुचित रहेगा। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतज़ार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। मद्रास, जिसको वर्तमान में आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था और वहाँ पर तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों में इस तरह का असंतोष सबसे ज़्यादा देखा गया। जब 1952 के आम चुनाव में नेहरू वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। यानी उनका मानना यह था कि तेलुगु भाषी जितने भी लोग हैं उनका एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बना देना चाहिए। उसी साल अक्टूबर में वयोवृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य के गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये एक प्रश्न बन सकता है कि कौन व्यक्ति था जिसने तेलुगु भाषियों के समर्थन में भूख हड़ताल की, तो गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे। यानी लोग इस बात का समर्थन करने लगे कि तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग से आंध्र प्रदेश बन जाना चाहिए। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार ने लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बनाया कहलाया। तो आंध्र प्रदेश की रूपरेखा कब तैयार हुई, आंध्र प्रदेश का निर्माण या उसका गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को। और श्री रामुलु का देहांत कब हुआ? 15 दिसंबर 1952 को। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। तो इस प्रकार भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बंगला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। यानी अगर इनको भाषा के आधार पर नए नए राज्य इनको बनाने हैं तो जिन जिलों की सीमा रेखा पहले से तय कर दी गई है, सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं, उनकी सीमाओं का सीमांकन फिर से करने की आवश्यकता है। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में बांट दिया गया। यानी एक तरफ गुजराती भाषी गुजरात और मराठी प्रांत जो है वो महाराष्ट्र कहलाया 1960 में। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। यानी जिस प्रकार से ये भाषा आधार पर राज्यों का गठन करने की प्रक्रिया चालू थी, उसमें और नए राज्य जुड़ते गए, जिसमें आंध्र प्रदेश एक नया राज्य बनने के बाद बम्बई प्रांत, गुजरात प्रांत, पंजाब का विभाजन करके हरियाणा प्रांत। तो 1956, 60 और 66 में इस तरह से राज्यों का गठन हुआ। पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी और हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। इस प्रकार से नए राज्यों का गठन हुआ। यहाँ इस नक्शे में भी कुछ दर्शाया गया है, जिसमें जो गुलाबी कलर है वो रियासतें हैं और येलो कलर जो है, पीला कलर जो है वो ब्रिटिश भारत है। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि देशी रियासतों की संख्या, जहाँ पर राजपूताना है और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है जिसको पीले कलर में केंद्रीय प्रांत के नाम से जाना गया है, गुजरात है, बलूचिस्तान है जिसको बाद में पाकिस्तान ने छीन लिया, गिलगिट जम्मू कश्मीर है, इसका भी गिलगिट वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चला गया। ऐसे ही हैदराबाद, मैसूर, ये सारी जो जगह हैं ये धीरे धीरे जो है वो देशी रियासतों से भारत में शामिल होती गई। और इसका जो सारा श्रेय जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी सूझबूझ के बल पर एक अखंड भारत की रचना फिर से करने का प्रयास किया। महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे कि स्वतंत्र भारत में पुल और बांध अगर बनेंगे तो यहाँ पर विकास हो रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई। राज्य सरकार से संबंधित ध्यान दें कि राज्य शब्द का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। यानी यहाँ हर
जो राज्य का उल्लेख किया गया है, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, वो राज्य देश के बारे में है, न कि राज्य या स्टेट्स के बारे में। विकास की योजनाएं बनाना, यानी जैसा अभी ऊपर दिखाया गया कि अगर आपको कहीं पर सेतु या पुल वगैरह बनते दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि देश विकास की ओर अग्रसर है, देश विकास कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तो विकास की योजनाएं बनाना, भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार पर निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया, जिसको वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। यानी नरेंद्र मोदी सरकार ने इसका नाम क्या रख दिया है? नीति आयोग रख दिया है। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे, यानी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। यानी योजना आयोग का निर्माण किस लिए किया गया, स्थापना क्यों की गई? ताकि भारत में बनाई जाने वाली योजनाओं का खाका तैयार किया जा सके। और खाका तैयार करने का मतलब क्या है कि भारत में जिस तरह की योजनाएं अब बनाई जानी है भारत के विकास को पंख लगाने के लिए, वो विकास आखिर तरक्की कैसे करेगा, विकास के पथ पर हम आगे बढ़ेंगे कैसे, उसके लिए क्या रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, उस काम को देखने की जिम्मेदारी किसकी थी? योजना आयोग की थी। उन्नीस में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिश अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी, कि एक तो देश का विभाजन हो चुका है, पहले देश पर काफ़ी भार है, आर्थिक भार, और ऐसे में अगर इस तरह का विकास हम करेंगे तो हम पर और आर्थिक बोझ बढ़ेगा। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा, यानी हम विकास पर जोर ज़्यादा दे रहे हैं, ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, न कि जबकि ध्यान ज़्यादा देना किस पर चाहिए? कृषि वगैरह पर, क्योंकि लोगों का पेट भरना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार क्या थे? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे कि इस तरह से 5-5 साल का छोटा छोटा प्लान बना करके हम अपने लक्ष्यों को धीरे धीरे प्राप्त कर सकते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखिए अपने पत्रों में, नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 को एक पत्र में लिखा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो पत्र लिखा इसमें क्या बताया गया है कि माफ़ कीजिएगा, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जनसमूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे कहीं ज़्यादा है। यानी जनता का सपोर्ट या सहयोग भी इसमें अपेक्षित रहेगा ही रहेगा। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसा एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है, ये किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है और वो है आम जनता। यानी अगर आम जनता रुचि नहीं लेगी तो सरकार भले कितनी योजनाएं क्यों ना बना ले, वो सफल नहीं हो सकती। भिलाई इस्पात संयंत्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित
यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। पहला कारखाना भिलाई स्थित इस्पात कारखाना, जो कि सोवियत संघ की सहायता से उस समय स्थापित किया गया। तो ये जो यहाँ पर दर्शाया गया है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भिलाई स्थित इस्पात संयंत्र में मुलाकात करते हुए। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा। यानी हम केवल आर्थिक पक्ष पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं, ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, केवल पैसों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रोजगारों पर ध्यान दे रहे हैं, पर्यावरण पर नहीं। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे यानी मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। हालांकि उनके द्वारा लिखे गए ये कथन जो है वो सही साबित हो रहे हैं, लेकिन उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हमें पहले जीवन बचाने पर ध्यान देना था, और जीवन बचाने के लिए पहले पेट पालने पर ध्यान देना था। और पेट पालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो थे उद्योग, और इसीलिए उद्योग संयंत्रों की स्थापना सबसे पहले की गई। संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज़ उठाई। तो एक गुट निरपेक्षता की नीति क्या है? किसी भी एक राष्ट्र का सहयोग न देकर के सभी राष्ट्रों के साथ बराबर साझेदारी लेते हुए चलना, यानी सभी राष्ट्रों को अपना मित्र बनाते हुए चलना, किसी का सहयोग युद्ध वगैरह में न करना, इसको गुट निरपेक्षता कहा जाता है। बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955 में हुई, जिसको बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका देश, एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरुद्ध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। यानी जो 29 देश थे, ये ऐसे देश थे, ऐसे राष्ट्र थे जो अभी अभी स्वतंत्र हुए ही हैं। तो ऐसे स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वारा जिस सम्मेलन को आयोजित किया गया उसका नाम था बांडुंग सम्मेलन, जो कब हुआ? 1955 में। इसके बाद है राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, यानी आज़ादी जो 1947 में हमें मिली, उसके बाद हमारे देश का संविधान बना, देश का एकीकरण हुआ, उसको फिर से एकता के सूत्र में पिरोया गया। और उसके 60 वर्षों बाद भारत की स्थिति क्या है? तो 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसे रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक पार कर पाए या साकार कर पाए? यानी हमने जो सपने संजोए थे, संविधान में हमने जो लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 36 से 51 तक की, जिसमें कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए, आखिरकार हमने उनको कहाँ तक प्राप्त किया? भारत अभी भी एक और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र, भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसा कि अंग्रेज सोच करके यहाँ से गए थे कि भारत इस तरह से टुकड़ों में बढ़ जाएगा और जिस आज़ादी के लिए ये लोग तड़प रहे हैं उसी आज़ादी की वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान में लगातार होता रहता है, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। और वैसे अगर देखा जाए तो 14वीं लोकसभा जो है उसके लिए भी चुनाव हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं, यानी भेदभाव आज भी है, वैचारिक मतभेद आज भी है। कोई किसी की सोच कुछ और है, किसी की सोच कुछ और है।
यानी कोई इस विकास से खुश है और कोई इस विकास में उस चीज़ को ढूंढ रहा है जो अभी तक नहीं हो पाई। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों, अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं। यानी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी भारत में कई बार इस तरह से धार्मिक भावनाएं भड़क जाती हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया। अमीर और अमीर होता गया, गरीब और गरीब होता गया, क्योंकि हमारी जो नीतियाँ थी उनमें अमीरों का सहयोग ज़्यादा हुआ, गरीबों का कम। और दूसरी बात, जो गरीब थे उनके उत्थान के लिए सरकार ने उचित समय पर योजनाएं तो बनाई, लेकिन वो योजनाएं गरीबों तक पहुंची नहीं। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, निजी स्कूलों में पढ़ाते हैं, विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों और बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते, जिसके लिए आरटीई की स्थापना बाद में की गई सन 2009 में। बम्बई स्थित धारावी एक झुपड़ बस्ती है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। इसके दूर वाले सिरे पर आप गगनचुंबी इमारतें देख सकते हैं। यानी ये चित्र जो है या ये जो फोटो है, तस्वीर जो है, ये इस बात को साबित करती है कि किस प्रकार देश का एक हिस्सा तो लगातार तरक्की की ओर अग्रसर होता जा रहा है और दूसरा जो हिस्सा, बड़ा हिस्सा है, वो आज भी गरीबी रेखा से नीचे का या गरीबी वाला जीवन जी रहा है। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। यानी जिस संविधान की स्थापना हमने की, जिस संविधान में हमने कई उद्देश्यों को लक्ष्य बना करके रखा, उनकी प्राप्ति हम पूर्ण रूप से तो नहीं कर पाए, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमारा भारत बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। आज अगर हम भारत के साथ साथ आज़ाद हुए बाकी कई राष्ट्रों की तुलना करें तो भारत उनसे कहीं ज़्यादा आगे है और आज भारत विकासशील से विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने की कुव्वत रखता है, ताकत रखता है। ये इस पाठ में बताया गया। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है और साथ ही हमारे अतीत कक्षा 8 की जो बुक है वो भी समाप्त होती है। इसके बाद आगे जो हम शुरू करेंगे वो कक्षा 9, कक्षा 10 की बुक्स होंगी, या हो सकता है कि कक्षा 9 में पहले पॉलिटिकल को शुरू कर लिया जाए या पहले इतिहास को ही आगे बढ़ाया जाए। अगर दोनों के चैप्टर्स कुछ सेम हुए तो पॉलिटिकल या ज्योग्राफी को पहले शुरू करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर इससे आगे का घटनाक्रम उसमें दर्शाया हुआ होगा तो हम कक्षा 9 का पहले हिस्ट्री वाला पोर्शन ही पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही और उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी जो मैंने कक्षा 8 की बुक को लेकर के बनाई है, जिसमें लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय मैंने लगा दिया है। और इन चैप्टर्स को अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप जीके का बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर लेंगे। साथ ही कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियोज़ काफ़ी लाभकारी होने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को ये वीडियो शेयर किया करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आज अपनी इस क्लास को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, नई क्लास और नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।